हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इंग्लिश सीखने के क्रम में, खास करके किसी वर्ड की मीनिंग सीखने के क्रम में आपने कई बार डिक्शनरी यूज़ की होगी। मैं इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश टू हिंदी की जो डिक्शनरी होती है उसमें तो एक वर्ड की एक मीनिंग हिंदी में लिखी होती है, उससे सही मायने में लर्निंग नहीं हो सकती। अगर सही मायने में किसी को भी इंग्लिश सीखनी है तो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आते हैं अपनी बात पर वापस कि अगर इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में आप एक वर्ड की मीनिंग देख रहे हैं तो वो ऐसी मीनिंग लिखी होती है, उसमें कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो हमारी समझ में नहीं आते। और दोस्तों हमको असली बात का पता कभी चल ही नहीं पाता। आज की क्लास दोस्तों इसी बात पर है कि अगर इंग्लिश में एक वर्ड की मीनिंग देखनी हो तो कैसे देख सकते हैं और हर बात को कैसे समझ सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए। और ये क्लास शायद ही कहीं पर है पूरी दुनिया में, तो इसीलिए इस क्लास को बहुत ध्यान से समझना है कि मैं आपको क्या क्या चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है यूजिंग द डिक्शनरी, कि हम डिक्शनरी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कब, जब हमको किसी वर्ड की मीनिंग देखनी है तब। तो दोस्तों एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है। मान लेते हैं एक वर्ड है चिकन। अब ये चिकन, हम जानते हैं चिकन क्या होता है, हम सबको पता है। तो दोस्तों सबसे पहले कैसे वर्ड की मीनिंग लिखी होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये वर्ड है चिकन, सबसे पहले आपको ये इस तरीके से उसका उच्चारण लिखा होता है। यहाँ पर ये है दोस्तों इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। अब आपको ये जानना चाहिए कि ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ते कैसे हैं। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना के दे चुका हूँ। मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सीखें। उस प्लेलिस्ट में आपको 3 वीडियोस ज़रूर देखने चाहिए। एक पहला है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट पार्ट 1, उसमें मैंने वावल साउंड्स के बारे में बताया है, जो वावल के साउंड्स होते हैं वो। उसमें जो पार्ट 2 है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट पार्ट 2, उसमें मैंने कॉन्सोनेंट साउंड्स बताए हैं। और तीसरा वीडियो है वर्ड स्ट्रेस या सिलेबल स्ट्रेस का। ये 3 वीडियोस अगर आप देख लेंगे तो आपको इसको भी पढ़ना आपको आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो है एक्चुअली इसको कैसे पढ़ेंगे, तो ये जो चिन्ह है साइन, ये स्ट्रेस का चिन्ह है, सिलेबल स्ट्रेस का, कि किस सिलेबल पर स्ट्रेस पड़ेगा। ये जो वर्ड है चिकन, इसमें 2 सिलेबल्स हैं, मतलब इसको 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है साउंड के हिसाब से। इंग्लिश एक साउंड बेस्ड लैंग्वेज है, ध्वनि के ऊपर आधारित भाषा है। तो ये जो निशान है ये प्राइमरी स्ट्रेस का निशान है, यानी ये जो पहला आई है इसी पर ज़्यादा जोर पड़ेगा, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे चिकन चिकन। अच्छा आप देख रहे हैं ये टी और ये जो बड़ा एस है इससे मिलकर च बनता है, तो ये हुआ ची और ये है KIN किन। तो एक्चुअली इसका उच्चारण है चिकन। हम क्या बोलते हैं, चिकन। अब आप देख ही रहे हैं क्या सही उच्चारण होता है। सही उच्चारण कैसे सीख सकते हैं, ऐसे डिक्शनरी से सीख सकते हैं। दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं हर वर्ड का उच्चारण डिक्शनरी में लिखा होता है, इसीलिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे डिक्शनरी की शरण में चले जाना चाहिए। दोस्तों डिक्शनरी तो ज्ञान का भंडार है। आप मुझे आज जितनी भी इंग्लिश आती है उसमें से 90% इंग्लिश मैंने डिक्शनरी से सीखी। मैं आपको राज की बात बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ उच्चारण लिखा हुआ है और उच्चारण है चिकन, तो ऐसे इसको पढ़ेंगे। अच्छा तो पहले वर्ड लिखा हुआ है, उसके बाद उसका उच्चारण लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों ये लिखा हुआ है कि ये वर्ड नाउन भी है, वर्ब भी और एडजेक्टिव भी है। नाउन का पूरा नाउन ही लिखा हुआ है, कई बार सिर्फ एन भी लिखा हुआ दिखाई पड़ सकता है आपको, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये नाउन है। अच्छा दोस्तों उसके बाद लिखा हुआ है वर्ब, कि यही वर्ड वर्ब की तरह भी यूज़ हो सकता है। अब आप देख रहे हैं डिक्शनरी में क्या लिखा हुआ है कि ये जो वर्ड है चिकन, ये नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं आप, वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और एडजेक्टिव यानी विशेषण की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। देखो हमको तो सिर्फ एक मीनिंग मालूम है, चिकन जो होता है वो नाउन है, लेकिन हमको क्या पता है कि ये एडजेक्टिव भी हो सकता है। एडजेक्टिव का एग्जाम्पल बताऊँ आपको, है ही इज़ अ चिकन, यहाँ उसका मीनिंग होता है डरपोक आदमी है। एक ही वर्ड की कई कई मीनिंग्स। अगर आपको सही मायने में इंग्लिश सीखनी है तो आपको हर वर्ड की सारी मीनिंग्स, तो चलो बहुत लंबा चौड़ा काम है, बट कम से कम जो मेन मीनिंग्स है, मुख्य जो अर्थ है वो हमको ज़रूर पता रहने चाहिए, तभी तो हम ठीक से इंग्लिश बोल पाएंगे, हर बात को बोल सकते हैं। हर बात को बोलने के लिए हमारे पास वर्ड होगा, इसीलिए इसको इस प्रकार से सीखना है। तो ये वर्ड नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, एडजेक्टिव होता है। इतनी बात का हमको पता चल गया। अब हम आते हैं कि अगर ये नाउन है तो इसमें इसकी कितनी मीनिंग होती है और कैसे कैसे किस प्रकार से सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, ये हमको जानना चाहिए। तो दोस्तों अब आते हैं कि अगर नाउन के रूप में इसकी क्या मीनिंग है और सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ लिखा है नाउन और ये है 1, इसका मतलब क्या हुआ, मीनिंग नंबर 1। इंग्लिश में एक ही वर्ड की कई कई मीनिंग्स हो सकती हैं, जैसे मैं आपको अभी बता रहा था। तो ये है मीनिंग नंबर 1। अच्छा दोस्तों यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है सी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसको काउंटेबल नाउन की तरह इस्तेमाल करना है। सी का मतलब होता है काउंटेबल नाउन और यहाँ है यू, इसका मतलब होता है अनकाउंटेबल नाउन।
तो जो काउंटेबल नाउन है उसका आप प्लूरल यानी बहुवचन बना सकते हैं, उसमें एस लगा सकते हैं, और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसमें आप एस नहीं लगा सकते। तो देखो आपको डिक्शनरी से ग्रामर का भी पता चल रहा है एक्चुअली, और सेंटेंस मेकिंग का भी पता चल रहा है, और उच्चारण का भी पता चल रहा है कि ये उच्चारण है। तो डिक्शनरी जो है वो हर नीड को, एक इंग्लिश सीखने वाले आदमी स्टूडेंट की हर नीड को, हर ज़रूरत को, हर आवश्यकता को डिक्शनरी पूरा करती है। तो पहले आते हैं काउंटेबल नाउन में इसकी क्या मीनिंग है। तो ये रहा नाउन, नाउन के रूप में मीनिंग नंबर 1, और सी का मतलब है काउंटेबल नाउन, यानी जब हम इसमें एस लगा पाएंगे तब इसका क्या मीनिंग होगा और सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे अभी सीखते हैं। तो मीनिंग है दोस्तों, अ लार्ज बर्ड, एक बड़ी चिड़िया, दैट इज ऑफन केप्ट, जिसको अक्सर रखा जाता है। किस लिए रखा जाता है? फॉर इट्स एग्स और मीट, यानी एक बड़ी चिड़िया जिसको अक्सर इसके मीट के लिए या इसके अंडों के लिए लोग रखते हैं अपने पास घर में। तो ये हुआ चिकन का मीनिंग। अब आप देख रहे हैं मीनिंग एक पूरे सेंटेंस में लिखा हुआ है। इंग्लिश टू हिंदी वाली डिक्शनरी में क्या होगा, एक वर्ड की एक मीनिंग लिखी होती है, और स्टूडेंट की जो नॉलेज है वो बहुत सीमित रह जाती है। अच्छा दोस्तों, इंग्लिश में हर वर्ड के लिए एक्यूरेट हिंदी में भी वर्ड हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, मिलता जुलता, जो सबसे नज़दीकी मिलता जुलता मीनिंग होता है हिंदी के वर्ड का, वो लिख देते हैं उसके सामने। तो इंग्लिश टू हिंदी से कभी इंग्लिश को ठीक से नहीं सीखा जा सकता। एक हद तक सीख सकते हैं लेकिन एडवांस लेवल में नहीं सीख सकते। एडवांस लेवल में जाना है, अच्छे लेवल की इंग्लिश सीखनी है, तो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा मीनिंग एक सेंटेंस में लिखी हुई है समझा के, जिससे कि आप हमेशा के लिए इसकी मीनिंग को समझ जाएं। तो क्या मीनिंग है दोस्तों, अ लार्ज बर्ड, एक बड़ी चिड़िया, दैट इज ऑफन केप्ट, जिसको अक्सर, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, जिसको अक्सर रखा जाता है यानी लोग रखते हैं, फॉर इट्स एग्स और मीट, इसके अंडों के लिए या इसके मीट के लिए। अच्छा दोस्तों, उसके बाद सेंटेंस में एग्जाम्पल्स बताए कैसे, जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि दे का मतलब कुछ लोग हैं जिनके लिए कहा जा रहा है दे केप्ट चिकन्स इन द बैकयार्ड, वे लोग अपने चिकन्स को बैकयार्ड में, बैकयार्ड होता है घर का जो पीछे का हिस्सा होता है, पिछवाड़ा जो होता है, जो घर का पीछे का हिस्सा है, तो वे लोग चिकन को अपने घर के पीछे वाले हिस्से में रखा करते थे, ऐसा कहा गया है। दे केप्ट, वो रखते थे या रखा करते थे, दोनों मीनिंग हो सकता है। दे केप्ट चिकन्स इन द बैकयार्ड। तो अब डिक्शनरी में क्या आपको मिला, डिक्शनरी से क्या क्या मिला, पहले आपको ये पता चला कि ये कौन कौन सा, इसका उच्चारण क्या है, फिर क्या पता चला ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, फिर क्या पता चला कि पार्ट ऑफ स्पीच में भी अगर नाउन है तो वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, उसके बाद मीनिंग बताई आपको, और फिर एग्जाम्पल भी बता दिया कि आप सेंटेंस में इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। आप देखिए आपको कितनी आसानी होगी अंग्रेजी को समझने में और बोलने में। अब आगे से कभी इसको अगर आप इस प्रकार से मीनिंग समझ गए और आपको ये वर्ड किसी सेंटेंस में यूज़ करना है तो आप एकदम आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। अच्छा दोस्तों, ये मीनिंग तब था और ये एग्जाम्पल तब था जब ये काउंटेबल नाउन था। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तब क्या मीनिंग होगा, सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा। अच्छा दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन होगा तो आप इसका प्लूरल नहीं बना सकते, ये आपको याद रखना है, क्योंकि प्लूरल जो बनता है बहुवचन वो सिर्फ काउंटेबल नाउन्स का बनता है। अच्छा दोस्तों, लिखा है यू, यानी ये अनकाउंटेबल नाउन है, तब इसकी मीनिंग क्या होती है जब ये अनकाउंटेबल नाउन होगा। तो दोस्तों मीनिंग होती है मीट फ्रॉम अ चिकन, एक जो चिकन है उसका मीट, यानी कि उसको जब मार डाला उससे जो मीट निकला, जो मांस निकला, वो इसकी मीनिंग होती है। इसको सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं इस मीनिंग के साथ, तो ये रहा दोस्तों एग्जाम्पल। कोई कह रहा है आई लव फ्राइड चिकन, मुझे फ्राइड चिकन खाने में अच्छा लगता है, यानी फ्राई का, जैसे केंटकी फ्राइड चिकन है, हम सभी जानते हैं, KFC में जाके लोग फ्राइड चिकन खाते हैं। तो मीट फ्रॉम अ चिकन इसका मीनिंग है। अब इसका यहाँ इसका प्लूरल नहीं बना सकते, तो यही हमको देखना है कि कौन सा नाउन काउंटेबल है, कौन सा नाउन अनकाउंटेबल है। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी जब आप सेंटेंस मेकिंग करेंगे, यानी सेंटेंस जब आप बना रहे, लिख रहे या बोल रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको बाय प्रैक्टिस याद हो जाएगा कि कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है। अच्छा दोस्तों, इसके साथ डिक्शनरी में इस प्रकार से मीनिंग देखने के साथ में ग्रामर भी पढ़ते रहना चाहिए, और इंग्लिश में लिखी हुई बुक्स या इंग्लिश में लिखी हुई कोई भी चीज़ ऑनलाइन ही सही आपको पढ़ते रहना चाहिए, और आपको जो भी सेंटेंस आपके सामने आए आपको उसको गौर से देखना चाहिए कि मैंने जो डिक्शनरी में पढ़ा था उसी प्रकार से यूज़ हो रहा है या किस प्रकार से यूज़ हो रहा है, तो धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी। अच्छा दोस्तों, ये नाउन का एग्जाम्पल था। अब इसमें और क्या चीज़ सीखने के लिए, कई बार क्या होगा कि कोई वर्ड जो इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं है और किसी दूसरी भाषा से इंग्लिश में आया है और इंग्लिश में आज की डेट में यूज़ हो रहा है, इस पर भी मेरा एक वीडियो है, उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ प्रोनाउंसिएशन, कि ब्यूटी को बट क्यों बोलते हैं, पीयूटी को पुट क्यों बोलते हैं। अगर आपको वो वीडियो भी देखना है तो आपको मेरी प्लेलिस्ट लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में जाके वो वीडियो को देखना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों,
हर वर्ड का ओरिजिन होगा। तो जैसे अगर ये तो वर्ड इंग्लिश का है, अगर ये वर्ड फ्रेंच लैंग्वेज से आया होता या ग्रीक से आया होता या इटालियन से इंग्लिश में आया होता, तो यहाँ जहाँ मीनिंग सारी खत्म हो जाती है वहाँ इस प्रकार से आपको लिखा मिलेगा ओरिजिन, कि इस वर्ड की ओरिजिन क्या है, यानी ये मूल रूप से किस भाषा का शब्द है। तो ओरिजिन मैंने लिखा यहाँ पर 1215 फ्रेंच, यानी कि 1215 में ये वर्ड, ये शब्द फ्रेंच लैंग्वेज से इंग्लिश में आया था, ऐसी इसकी मीनिंग होनी चाहिए, मीनिंग होती है। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि अच्छा जी ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है ओरिजिनली, ये तो फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है या ये तो लैटिन का है। अगर लैटिन का होता तो यहाँ पर लैटिन लिखा होता, लैटिन भाषा से अगर इंग्लिश भाषा में आया हो शब्द तो इस प्रकार से आप डिक्शनरी से एक वर्ड की पूरी हिस्ट्री को समझ सकते हैं। अच्छा दोस्तों, आते हैं दूसरे वर्ड पर। ये नाउन का एग्जाम्पल था। अच्छा, मैंने जो आपको बताया कि वर्ब या एडजेक्टिव है, वो मैंने मीनिंग्स नहीं लिखी है क्योंकि मैं तो आपको सैम्पल चीज़ बता रहा हूँ कि कैसे यही वर्ड अगर वर्ब की तरह कैसे यूज़ होगा। तो यहाँ लिखा होगा कि वर्ब में ये मीनिंग है, इसकी मीनिंग नंबर 1, मीनिंग नंबर 2, सेंटेंस में ऐसे एग्जाम्पल होगा, एडजेक्टिव में इसका ऐसे मीनिंग होगा, इस प्रकार से तो वो लिखा होता है। अब दोस्तों हम आते हैं दूसरे वर्ड पर जो कि है रीड। रीड का मतलब हमको एक वर्ड मीनिंग हमको जनरली मालूम होते हैं, रीड माने पढ़ना, इससे ज़्यादा मीनिंग हमको पता ही नहीं होती। तो मैं आपको बता दूं कि रीड के बारे में पहले डिक्शनरी में उन्होंने बता दिया कि ये वर्ड वर्ब भी है, नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। यानी रीड जो है उसका मीनिंग सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता, रीड का मीनिंग नाउन में भी हो सकता है और एडजेक्टिव विशेषण में भी हो सकता है। जब वो वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तब उसका मीनिंग होता है पढ़ना। अच्छा दोस्तों, जो तीनों में जो यूज़ होगा, तीनों का उच्चारण भी लिखा हुआ है डिक्शनरी में, हर वर्ड का उच्चारण लिखा है। तो जब इसको नाउन की तरह, वर्ब की तरह यूज़ करेंगे, यानी जब इसका मीनिंग होगा पढ़ना, तो इसका उच्चारण इस प्रकार से होता है। अब फिर यहाँ पर इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट में ये उच्चारण लिखा हुआ है, सिंबल्स में लिखा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आर के बाद आई है और ये तो बड़ी ई का साउंड होता है, ये वाला आई, ये मैं अपने इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के वीडियो में बता चुका हूँ। ये जो दो बिंदु है दोस्तों, ये ज़्यादा जोर डालने के लिए, यानी इसको हम पढ़ेंगे रीड, रीड, इस प्रकार से पढ़ेंगे। जब वर्ब की तरह यूज़ होगा तो ये उच्चारण है रीड, जब ये नाउन की तरह यूज़ होगा तो भी इसका सेम उच्चारण है रीड। लेकिन जब ये एडजेक्टिव यानी विशेषण की तरह इस्तेमाल होगा तो इसका उच्चारण हो जाता है रेड। यहाँ है आर, ई से यहाँ पर ए का साउंड बनेगा इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट में, और डी है यानी रेड। जैसे होता है ना, ही इज़ अ वेल रेड मैन, वो एक बहुत ही ज़्यादा बुक्स पढ़ा हुआ, पढ़ा लिखा आदमी है, तो उस प्रकार से इसको यूज़ करेंगे। तो रीड, रीड और रेड, ये इसके वर्ब में, नाउन में और एडजेक्टिव में उच्चारण है। अब मैंने वर्ब की मीनिंग लिखी है क्योंकि उसमें बहुत कुछ सीखने के लिए। अच्छा दोस्तों, अब हम आते हैं कि अगर ये वर्ब होगा, यानी जिसका मीनिंग होता है पढ़ना, तो ये रहा वर्ब यानी पढ़ना। अब वर्ब के रूप में इसका उच्चारण है रीड, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, मैंने ऊपर लिख दिया था। अब दोस्तों, अब क्या है यहाँ पर ब्रैकेट में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो रीड के जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होते हैं, किसी भी वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। जैसे गो का मतलब होता है जाना, तो गो के 5 फॉर्म क्या होंगे? गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। गो जो पहला फॉर्म है वो हमारे सामने लिखा होता है। चौथा और पांचवा जो फॉर्म है उसमें चौथे फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, पांचवें फॉर्म में एस लगाते हैं। तो इन 3 फॉर्म्स में, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ में कोई दिक्कत नहीं होती स्टूडेंट्स को। लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म में, क्योंकि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, कई बार ऐसे डिफिकल्ट वर्ब्स आपके सामने आएंगे कि आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म पता ही नहीं होगा। जैसे बीट का मतलब है हराना या मारना, तो बीट पहला रूप है, बीटिंग और बीट्स चौथे और पांचवें रूप है। चौथे में आईएनजी लगाना है, पांचवें में एस लगाना है, आसान है। लेकिन सेकंड थर्ड क्या होगा? तो बीट का सेकंड फॉर्म बीट ही होता है और थर्ड फॉर्म होता है बीटन। अब ये बात सब लोग नहीं जानते। कई बार स्टूडेंट्स सोचते हैं यार मैं किससे पूछूं। दोस्तों, डिक्शनरी ज्ञान का भंडार है, खान है। तो डिक्शनरी में, अच्छा, डिक्शनरी बनाने वालों को मालूम है कि जिन देशों में, इंडिया में, चाइना में, श्रीलंका में हम ये डिक्शनरी भेज रहे हैं, तो वहाँ के स्टूडेंट्स को इंग्लिश, उनकी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, हो सकता है उनको सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं मालूम हो। तो वो क्या करते हैं, स्टूडेंट की सुविधा के लिए जितने भी डिफिकल्ट वर्ब्स हैं जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म जानना मुश्किल है, वो सेकंड और थर्ड फॉर्म भी लिख देते हैं डिक्शनरी में। तो यहाँ ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। अच्छा, उन्होंने उसका उच्चारण भी लिख दिया कि हो सकता है स्टूडेंट को उच्चारण नहीं पता हो, कैसे सीखेगा, उसकी मदर टंग तो इंग्लिश है नहीं। तो उन्होंने क्या किया, रीड, हमको क्या अभी सीखना है कि रीड जब वर्ब होता है तो इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म ये होता है। और इसको पढ़ेंगे कैसे, ऐसे वो यहाँ उच्चारण लिखा हुआ है इसको, कि इन दोनों को रेड पढ़ना है। तो रीड के जो 5 रूप होंगे वो होंगे रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स। रीडिंग, रीड्स में कोई दिक्कत ही नहीं है, आईएनजी और एस लगाना है तो वो आसान है। तो
अब यहाँ पर तीनों फॉर्म के उच्चारण हमको पता चल गए, रीड, रेड, रेड। अब हम आते हैं मीनिंग पर। अच्छा दोस्तों, मीनिंग नंबर 1। अब मीनिंग नंबर 1 में अगर आप देखें तो यहाँ आई भी लिखा हुआ है, यहाँ टी भी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, आई से होता है इंट्रांजिटिव वर्ब और टी से होता है ट्रांजिटिव वर्ब। अब आप कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरी इस पर वीडियो भी है कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। मेरे चैनल पर एक प्ले लिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर सीखें। उसमें ग्रामर के सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, सारे टेंसेज, सब कुछ है उसमें। तो उसमें इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब के ऊपर भी मेरा वीडियो है, मैं आपको अभी वैसे ही बता देता हूँ। दोस्तों, इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। जैसे ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है। इसमें जो स्लीप जो वर्ब है उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो ये स्लीप इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। लेकिन ही इज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा है, इसमें रीड को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी। अच्छा, रीड जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है। सीधे सिंपली आप कह सकते हैं ही इज रीडिंग, ही इज लाइंग इन बेड एंड रीडिंग, वो बिस्तर में लेटा हुआ और पढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं थी, तो यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। तो जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, जिसके बिना सेंटेंस का कुछ मीनिंग ही नहीं निकलेगा, तो उसमें आपको ऑब्जेक्ट लगाना ही पड़ेगा, तो वो वर्ब ट्रांजिटिव होता है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ये जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव की भी तरह यूज कर सकते हैं, ट्रांजिटिव की भी तरह यूज कर सकते हैं। अगर ये सिर्फ इंट्रांजिटिव वर्ब होता तो सिर्फ आई लिखा होता, अगर ये सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब होता तो सिर्फ टी लिखा होता। तो आपको क्या समझ रहा है? देखिए आपका नॉलेज कितना बढ़ेगा कि अच्छा, मैं इसको इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह भी यूज कर सकता हूं और ट्रांजिटिव वर्ब की तरह भी यूज कर सकता हूं। अब ये सीखना है कि इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह कैसे यूज होगा सेंटेंस में और ट्रांजिटिव वर्ब की तरह कैसे यूज होगा। तो पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। अब दोस्तों यहाँ मीनिंग लिखा हुआ है, तो क्या लिखा था कि वर्ब है रीड, इसको पढ़ते हैं, इसके दूसरा सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है रेड, और रेड उसका उच्चारण यहाँ लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है कि इंट्रांजिटिव वर्ब भी है, ट्रांजिटिव वर्ब भी है। अब इसकी मीनिंग यहाँ पर लिखी हुई है। तो मीनिंग है दोस्तों, टू गो थ्रू रिटन और प्रिंटेड वर्ड्स। टू गो थ्रू यानी से होकर गुजरना, टू गो थ्रू रिटन और प्रिंटेड वर्ड्स यानी कोई भी चीज़ जो लिखी हुई है, प्रिंट की हुई है, उसको देखना, उसमें पढ़ना जैसे होता है। वर्ड्स इटसेट्रा, अब ये ईटीसी को बोलते हैं इटसेट्रा। दोस्तों इस पर भी मेरा एक वीडियो है लैटिन अब्रिविएशंस के नाम से, लर्न प्रोनाउंसिएशन वाले प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिलेगा कि इस प्रकार के ये जो टर्म्स हैं ईटीसी, ईजी, इनको क्या बोलते हैं असल में इंग्लिश में। तो इसको पढ़ते हैं इटसेट्रा, इसका मतलब होता है इत्यादि। तो यहाँ कहा जा रहा है कि टू गो थ्रू रिटन और प्रिंटेड वर्ड्स इटसेट्रा इन साइलेंस, यानी बिना आवाज के हुए किसी चीज में से जाना, होके गुजरना, यानी उसको पढ़ना। और स्पीकिंग देम टू अदर पीपल, या किसी को बोल के सुनाना। मान लेते कोई पेज है तो उसको मैं चुपचाप भी पढ़ सकता हूँ मन ही मन, और मैं किसी को बोल के सुना भी सकता हूँ। जैसे स्कूल वगैरह में बोलते हैं कि आप रीडिंग करके बताओ, पढ़ के सुनाओ कि ये क्या लिखा हुआ है। तो दोनों ही इसका मीनिंग है। अच्छा दोस्तों, ये मीनिंग था। अब इसको एग्जाम्पल्स कैसे बनाएंगे सेंटेंस में? तो डिक्शनरी में मीनिंग तो लिखा हुआ है, अब एग्जाम्पल्स लिखे होंगे। अच्छा दोस्तों, मैंने दो एग्जाम्पल्स लिखे हैं, एक इंट्रांजिटिव वर्ब का, जब इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज होगा ये, और जब ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज होगा। दोनों एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल इंट्रांजिटिव वर्ब का है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि आई एम गोइंग टू बेड एंड रीड। कोई कह रहा है मैं अब सोने जा रहा हूँ और मैं पढ़ूंगा लेट के। सोने मतलब सोने के टाइम पर कुछ लोग किताब वगैरह पढ़ते हैं, आजकल तो मोबाइल फोन चेक करते हैं कोई मैसेज आया है कि नहीं, ठीक है, बट अभी भी बुक्स पढ़ते हैं लोग। तो आई एम गोइंग टू बेड, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, एंड रीड, और मैं लेट के पढ़ूंगा भी, ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ रीड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में रीड इंट्रांजिटिव वर्ब है, और यहाँ कहा जा रहा है ही इज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा है। यहाँ रीड के बाद ऑब्जेक्ट है बुक। ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? जिसके ऊपर क्रिया का असर पड़े, वही ऑब्जेक्ट होता है। ही इज रीडिंग बुक, इस सेंटेंस में रीड ट्रांजिटिव वर्ब है। तो एक ही वर्ब यूज के हिसाब से कहीं पर ट्रांजिटिव होगा, कहीं पर इंट्रांजिटिव होगा। अच्छा दोस्तों, ये मीनिंग लिखी हुई थी इसकी, और एग्जाम्पल से दोनों। इसी प्रकार से अगर कोई वर्ड एडजेक्टिव होगा तो लिखा होगा एडजेक्टिव, उसमें मीनिंग नंबर 1, मीनिंग नंबर 2 हो सकता है। वही वर्ड नाउन भी हो तो लिखा होगा नाउन। तो इस प्रकार से आपको मीनिंग को समझना है। अच्छा, मैंने कुछ टर्म्स यहाँ पर लिख दिए हैं नीचे जो और भी होते हैं डिक्शनरी में, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं कोई वर्ब है, अब वो एक्टिव, अच्छा हम जितना ग्रामर सीखते हैं वो सारा का सारा एक्टिव वॉइस में सीखते हैं, और अगर पैसिव वॉइस भी सीखना हो तो अलग से टॉपिक है ग्रामर में, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वो सीखना होता है। डिक्शनरी में अगर कोई ऐसा वर्ब है जो पैसिव वॉइस में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो डिक्शनरी में उस वर्ब के सामने ये भी लिखा रहता है, और वो इस प्रकार से लिखा होगा यूजुअली पैसिव, यानी किसी भी ऐसे अगर लिखा हो वर्ब वी,
और उसके सामने लिखा हो यूजुअली पैसिव, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मुझे इस वर्ब को ज़्यादा से ज़्यादा पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करना है, या लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे एक वर्ब है स्टैब, STAB, स्टैब का मतलब है कोई भी नुकीली चीज़ किसी को भोंक देना, पेट इत्यादि में या कहीं पर भी, तो जनरली इसको पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं। जैसे ही वॉज स्टैब्ड टू डेथ, छुरा भोंक कर या कोई भी नुकीली चीज़ भोंक कर उसको मार दिया गया, ऐसा यूज़ होता है। तो अगर कोई वर्ब ज़्यादा पैसिव वॉइस में यूज़ होता है तो उसके सामने लिखा रहेगा यूजुअली पैसिव। अगर कोई नाउन है और वो सिंगुलर में ही यूज़ होता है हमेशा, तो उसके सामने लिखा रहेगा SING यानी सिंगुलर। अगर कोई ऐसा नाउन है जो बहुवचन में यूज़ होता है तो उसके सामने लिखा रहेगा PL यानी प्लूरल। अगर कोई फ्रेजल वर्ब है तो उसके सामने इस प्रकार से लिखा, PHR से फ्रेजल, V से वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होता है दोस्तों? एक वर्ब के साथ अगर एक प्रेपोजिशन या एडवर्ब, ज़्यादातर प्रेपोजिशंस होते हैं, एक साथ यूज हुए हो, दो वर्ड्स का ग्रुप हो, तो उसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे गो डाउन, इस प्रकार से। तो फ्रेजल वर्ब होगा तो PHR से फ्रेजल और V से वर्ब, ये लिखा होगा। कई बार ये लिखा दिखेगा आपको ओल्ड फैशन्ड। ओल्ड फैशन्ड का मतलब है कि पुरानी इंग्लिश में ऐसा यूज होता था, पुराने समय में इस वर्ड की ये मीनिंग होती थी, पुराने ज़माने में। तो पुराने ज़माने में जो मीनिंग होती थी वो भी मीनिंग लिखी होती है, ओल्ड फैशन्ड उसके सामने लिखा होगा और ओल्ड फैशन्ड के सामने उसकी मीनिंग लिखी होगी। तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा आज की डेट में तो ये मीनिंग है, पुराने ज़माने में इसकी ये मीनिंग हुआ करती थी, तो आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। उसी को दोस्तों कई बार आर्केइक भी लिखा जा सकता है। आर्केइक का मतलब है ऐसा वर्ड जो पुराने ज़माने का है और अब बहुत कम यूज़ होता है या नहीं के बराबर यूज़ होता है, तो इसका भी हमको पता रहना चाहिए। ऐसे ही कोई वर्ड अगर स्लैंग होगा जो बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल होता है तो उसके सामने SL लिखा रह सकता है, या पूरा वर्ड स्लैंग लिखा हुआ रह सकता है। अगर आपको ये पूरी टर्मिनोलॉजी सीखनी है कि इनकी क्या मीनिंग होती है, तो या तो डिक्शनरी की बिगिनिंग में या डिक्शनरी के एंड में इनका मीनिंग समझा के भी लिखा होता है, तो आप समझ सकते हैं कि अच्छा इसका ये मीनिंग होगा। तो दोस्तों देखा आपने कैसे एक डिक्शनरी ज्ञान का भंडार है, ज्ञान की खान है, और एक डिक्शनरी से आप लगभग 85 to 90% इंग्लिश सीख सकते हैं। साथ में आपको ग्रामर भी पढ़ना चाहिए और वोकैबुलरी के लिए तो डिक्शनरी है ही। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस क्लास से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आगे से आपको वर्ड्स की मीनिंग देखने में बहुत ही आसानी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो फिर हम एक कमाल की चीज़ सीखेंगे इसी प्रकार से जैसे आज हमने सीखी है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।